हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में आपने बेसिक चीज़ें सीखी जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था, किसका ये एक्ट था, किस दिन ये हुआ, किस तरह से हुआ, कि राज्यसभा में, लोकसभा में प्रेसिडेंट ने साइन किया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये भी मैंने आपको बताया कि कितने पार्ट्स, कितने सेक्शंस, कितने शेड्यूल्स हैं। सवाल आ सकते हैं, हर एक जगह से सवाल आ सकता है। आर्टिकल 3 जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है कि वो यूटीज बना सके स्टेट से या स्टेट्स को चेंज कर सके, वो एप्लीकेबल नहीं था जे एंड के ऊपर। रीजन क्या था? आर्टिकल 370। इसलिए आर्टिकल 370 को पहले हटाना था, तभी जाके ये जे एंड के बाइफरकेट होगा इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। अब वो भी मैंने आपको समझा दिया आर्टिकल 370 के बारे में कि आर्टिकल 370 खुद कैसे बोलता है कि मुझे हटा दो, प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालना है और मुझे हटा दो। आर्टिकल 370 के बारे में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई, और कैसे इन्होंने हटाया, कैसे इन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट्स रूल में बताया लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो बोलेगा वही हो जाएगा। इन शॉर्ट, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दी। उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज है लेक्चर नंबर 2, और आज हम देखेंगे शेड्यूल्स के बारे में और पार्ट्स के बारे में। वैसे डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्ट 1 के बारे में और उसके अंदर जो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, पार्ट 2 के सेक्शंस, पार्ट 3 के जो सेक्शंस हैं वो हम देखेंगे मेरे दोस्तों। आज हम पार्ट 3 तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको मैंने ये बता ही दिया है कि जे एंड के में 5 शेड्यूल्स हैं, 103 सेक्शंस हैं और 14 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ सेक्शंस हैं, और शेड्यूल एक अलग स्टोरी है, अलग कहानी है, बता दूंगा मैं आपको। सुनो सुनो, 5 शेड्यूल जो है 1 2 3 4 5। वैसे एक बात बोलूं, जो आपका ये एक्चुअल में एक्ट है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उधर ऐसे 1 2 3 4 नहीं है। उधर ऐसे हैं: फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, FOURTH फोर्थ शेड्यूल, FIFTH फिफ्थ शेड्यूल। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है फर्स्ट टू फिफ्थ, ऐसे। ओके। तो पहला शेड्यूल जो है वो बात करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के मेंबर। राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में इस एक्ट का पहला शेड्यूल बात करता है, और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK के लिए है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से कोई भी राज्यसभा में नहीं है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर बनाया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है उसी के बारे में ये बात है कि क्या बोलता है पहला शेड्यूल? बोलता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हैं यूनियन टेरिटरी से जो आएंगे उनके बारे में शेड्यूल 1 बात करता है। और वो राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यसभा, जिसमें 4 मेंबर होंगे। ये चीज़ें आपको आगे समझ आ जाएंगी अच्छी तरह से। सेकंड शेड्यूल बात करता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब लोकसभा। लोकसभा की बात यहाँ पे है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा की बात थी। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, उसमें यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए बनाई जाएंगी। और मैंने आपको बताया लोकसभा की बात है ये। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5 JNK यूटीज़ के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लद्दाख के यूटी के लिए। ये चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएंगी। जिसको ये शेड्यूल समझ नहीं आता ना, बहुत अच्छा बच्चा है वो, मतलब कि उसको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर कुछ समझ नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड शेड्यूल क्या है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। असेंबली जहाँ जहाँ आएगा वर्ड याद रखना, उसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना, जब एक लद्दाख बनाया गया और एक JNK बनाया गया, यूटी, 2 यूटीज़ में तोड़ा गया इसको। JNK के पास है लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख के पास नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल बात करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। मगर लद्दाख की JNK की? यूटी ऑफ JNK की, क्योंकि यूटी ऑफ लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। मेरे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ यूटी ऑफ JNK क्यों है? क्योंकि सिर्फ यूटी ऑफ JNK से ही काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा में मेंबरशिप है। लद्दाख से राज्यसभा में कोई नहीं जाता, सिर्फ JNK यूटी से राज्यसभा में जाएंगे, इसीलिए JNK यूटी। अच्छा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब लोकसभा। लोकसभा में लद्दाख से भी जाएंगे, JNK से भी जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए यूटी ऑफ JNK के लिए भी है, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी है। लद्दाख से 1 जाएगा, JNK से 5 जाएंगे। ये चीज़ें आपको आगे क्लियर होंगी। तो सुनो, फोर्थ शेड्यूल है
ओथ और एफर्मेशंस, कसम के बारे में। ओथ तो खाना है ना जब एक बंदा सिलेक्ट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब वो इलेक्ट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, इलेक्ट होगा, तो ओथ तो लेना पड़ेगा ना। एफर्मेशन उस बंदे के लिए है जो कोई रिलीजन को नहीं मानता। ओथ वही लेता है जो किसी रिलीजन को मानता है कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, गीता की कसम खाता हूँ, उसकी। तो एफर्मेशन उसका होता है जिसका कोई रिलीजन ना हो, उसके लिए एफर्मेशन होता है। मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, कसम खाना, किसको कसम खानी है फोर्थ शेड्यूल के अंदर? फोर्थ शेड्यूल के अंदर ओथ्स एंड एफर्मेशन है, लेकिन किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होंगे उनका ओथ और एफर्मेशन, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनका ओथ एंड एफर्मेशन। जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ओथ्स एंड एफर्मेशन लेना पड़ेगा, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर को कसम खानी पड़ती है। दो तरह के कसम होते हैं, एक नॉमिनेशन के टाइम पे कसम खाता है, दूसरा इलेक्ट होने के बाद कसम खाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी दो कसम खाता है। एक होता है नॉर्मल ओथ, जो कि ओथ खाना पड़ता है उसको इलेक्ट होने के बाद। दूसरा होता है मेरे दोस्तों ओथ ऑफ सेक्रेसी, उसको सेक्रेट बातें रखनी पड़ती है मिनिस्टर्स को। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती ना, बहुत अच्छी बात। क्यों समझ आएगी? क्योंकि यहाँ पे तो शेड्यूल में कुछ लिखा ही नहीं है, उधर जो भी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सुनो, फिफ्थ शेड्यूल बात करता है सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जे एंड लद्दाख। मेरे दोस्तों फिफ्थ शेड्यूल में पता है क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में सेंट्रल लॉज हैं जो एप्लीकेबल हो जाएंगे जे और लद्दाख के ऊपर। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है स्टेट लॉज को जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगे जे यूटी और लद्दाख के ऊपर। और फिफ्थ शेड्यूल ही बात करता है वो स्टेट लॉज जो कि रिपील खत्म किए गए यूटी ऑफ जे और लद्दाख के। फिफ्थ शेड्यूल ही बात करता है वो स्टेट लॉज जो ऑलरेडी रिमेन इन फोर्स, जो है जे के ऊपर थे और वो रह जाएंगे। सुनो 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 सुनो, जो राज रह जाएंगे जे और लद्दाख के लिए, वो जो लॉज हैं जे और लद्दाख के लेकिन वो खत्म किए जाएंगे, रिपील किए जाएंगे। वो जो स्टेट लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे अब यूटी ऑफ जे एंड लद्दाख को, अब हो जाएंगे वो एप्लीकेबल। वो सेंट्रल लॉज भी जो एप्लीकेबल हो जाएंगे यूटी ऑफ जे के लद्दाख, वो उन लॉज के बारे में फिफ्थ शेड्यूल बात करता है। तो इन शॉर्ट अगर कभी सवाल आए आपको इतना ही याद रखना है। राज्यसभा का पहला शेड्यूल, लोकसभा के बारे में सेकंड शेड्यूल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के यूटी क्योंकि लद्दाख में नहीं है, थर्ड शेड्यूल। इधर भी लद्दाख से कौन नहीं है राज्यसभा, तो इसलिए लद्दाख नहीं, थर्ड शेड्यूल। कसम खाना फोर्थ शेड्यूल। लॉज के बारे में कौन अप्लाई हो जाएगा, सेंटर का, स्टेट का, स्टेट लॉज कौन से अप्लाई हो जाएंगे, ऑलरेडी जो लॉज हैं उनमें से कौन फोर्स में रहेगा, ऑलरेडी जो लॉज हैं उनमें से खत्म कौन हो जाएगा, रिपील कौन हो जाएगा, लॉज 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 के बारे में फिफ्थ शेड्यूल। तो एक एक वर्ड याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में सवाल आ सकता है। फर्स्ट शेड्यूल राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सेकंड शेड्यूल लोकसभा या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, थर्ड शेड्यूल लेजिस्लेटिव असेंबली या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फोर्थ शेड्यूल ओथ्स एंड एफर्मेशंस, कसम खाना, फिफ्थ शेड्यूल लॉज। बस कितना आसान है भाई, कितना आसान है। राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, कसम खाना, लॉज। ओके, अब हम बात करेंगे पार्ट्स। आपको पता है कितने पार्ट्स हैं मेरे दोस्तों? 14 पार्ट्स। हर पार्ट में कुछ ना कुछ सेक्शंस हैं और टोटल 14 पार्ट्स में 103 सेक्शंस है। और ये आप देख लो, पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये मैं आपको पार्ट्स अब पढ़ाऊंगा। बस एक नज़र मारो, एक नज़र मारो, एक नज़र मारो ऐसे ही ऊपर ऊपर से, क्योंकि ये आपको हर एक, अब तो पार्ट ही उठाना है ना। पार्ट उठाएंगे, पार्ट के अंदर 2 शेड्यूल्स पढ़ेंगे, पार्ट उठाएंगे, पार्ट के अंदर ये 3 से 7 शेड्यूल्स पढ़ेंगे, पार्ट उठाएंगे, पार्ट के अंदर 8 से 57 शेड्यूल्स पढ़ेंगे। तो आप एक तरह की नज़र मारो। इस नज़र मारो आप, ब्रॉड एंगल से देख लेना। आप देख लेना फॉर एग्जांपल कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें एक ही सेक्शन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस है। देखो 8 से लेके 57, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बड़ा यही है, यही पार्ट है सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा सेक्शंस है। 8 से लेके 57, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इतने ज्यादा सेक्शंस है। ना ना ना, यहीं पे सबसे ज्यादा सेक्शंस है। याद रखना कि वो पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा सेक्शंस, पार्ट एक है जिसमें एक ही सेक्शन, लेकिन एक ही सेक्शन कहीं और भी हो सकता है, हाँ यहां भी है। तो आपको याद रखना है बस, दूसरा पार्ट भी जिसमें एक सेक्शन है, तीसरा पार्ट भी जिसमें एक सेक्शन है, 3 जगहों पे ऐसे पार्ट है जिसमें एक एक ही सेक्शन है। देखना, एनालाइज करना है, एनालिटिकल, आपको दिमाग, आपका दिमाग पूरा सोचना चाहिए इस बात को। पर अगर आप खुद भी कोई किताब पढ़ते हो इसी तरह पढ़ना चाहिए। एक पार्ट ऐसा है जिसका एक ही सेक्शन है और एक पार्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सेक्शन है। अब 3 जगह ये पार्ट्स हैं जहां पे एक एक सेक्शन है। ये है पार्ट 9 और है पार्ट, और कौन सा पार्ट है, और भी एक था ना अभी, ये पार्ट 11।
पार्ट 9, पार्ट 11 और पार्ट 4 में एक एक सेक्शन है। इस तरह से थोड़ा देखो, क्या पता कि कल आपको ये पूछा जाए कि ऐसा कोई पार्ट बताए जिसमें सबसे नंबर ऑफ सेक्शन है, तो आपको तो बताना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, पार्ट्स ऐसे नहीं लिखे हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंट पे। एक्चुअल डॉक्यूमेंट में ऐसे इस लैंग्वेज में लिखे हैं 1 फिर 2 3, ओके, वो हम अब पढ़ेंगे 1 2 3 4 ऐसे। अब हम उठाएंगे पार्ट्स और उनके सेक्शंस, और ये चीज़ें भी आपको आगे पता चल जाएंगी, ठीक है। अब हमको आराम से एक एक चीज़ पढ़नी है, तो सुनो। अब हम पढ़ेंगे पहला पार्ट जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी, जिसमें 2 सेक्शंस हैं, 1 सेक्शन और 2nd सेक्शन। इसी पार्ट को अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। इस पार्ट में जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, वो बोलता है कि इस एक्ट का नाम है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और दोस्तों पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो उससे पहले कुछ पढ़ना है। कोई भी काम करने से पहले बेसिक चीजें करनी है आपको। स्टार्ट कुछ चीज, जैसे ये बताता है यहाँ पे डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशंस सीखो फिर जाके डॉक्यूमेंट पढ़ो। जब आप कोई भी आईएएस केस का एग्जाम देते हो तो आप प्रिलिमिनरी देते हो। प्रिलिमिनरी को पास करने के बाद ही आप मेन चीज में जाते हो। तो आप पार्ट 1 होता है नॉर्मली प्रिलिमिनरी ही, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी में बेसिक सी चीजें होती हैं, जैसे कि पहला एक्ट बोलता है, ये पहला सेक्शन बोलता है इस एक्ट का नाम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, सबको ये पता है ये बात। सेक्शन 2 बोलता है कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना ऑफ स्टेट, या लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे आपको मिलेगा ना, उसका मतलब अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट नहीं लेना, उसका मतलब लेना अब आपको है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। अच्छा, इतना ही नहीं, शेड्यूल कास्ट जहां पे भी होगा, उस शेड्यूल कास्ट का मतलब वही शेड्यूल कास्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में मेंशन है। शेड्यूल ट्राइब जहां भी होगा, शेड्यूल ट्राइब का मतलब वही शेड्यूल ट्राइब है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि J&K का कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में है, ये भी है। इसी तरह है लेफ्टिनेंट गवर्नर का एलजी का मतलब पता है कौन है? एलजी वही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एक एडमिनिस्ट्रेटर है J&K में जिसको अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट जिस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा वही एडमिनिस्ट्रेटर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बस बोलता है कौन से इंसान क्या है। वैसे ये पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, डेफिनेशन से सवाल नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपको अंदर। क्योंकि ये डेफिनेशंस का मतलब ये है कि पहले ये पढ़ो फिर डॉक्यूमेंट पढ़ो, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर तो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ट्रांसपोर्ट टेरिटरी क्या है? ट्रांसपोर्ट टेरिटरी मतलब है स्टेट ऑफ यूटी जो है, स्टेट सॉरी ट्रांसपोर्ट टेरिटरीज का मतलब है स्टेट टू यूटी। स्टेट के बदले अब आपको यूटी लेना है। जहां पे भी ट्रांसपोर्ट टेरिटरी आएगा वो मतलब होता है वो टेरिटरी जो स्टेट के अंदर थी अब वो स्टेट यूटी। मतलब कि जहां पे आप स्टेट पढ़ते थे J&K स्टेट, अब आपको यूटी पढ़ना है J&K के बदले, J&K स्टेट के बदले। ट्रांसपोर्ट टेरिटरी फ्रॉम स्टेट टू यूटी, ओके। इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन है? ये बोलता है डिफिनेशन में, इलेक्शन कमीशन वही है जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स्ट्रा मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें ये भूल जाओ, अगर कोई याद नहीं रखना चाहता इसको छोड़ो। हाँ, ये पॉइंट याद रखो, 17th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जिसमें जिसमें एक्ट आया 2019 आया ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरे दोस्तों कब बना वो? 1949 है ना। 1949 वो इनैक्ट हुआ ना, अडॉप्ट हुआ ना 1949 से लेके 2019 तक। 17th ईयर होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तो उस पर ये आया। चलो, मुझे नहीं लगता उतना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो सुनो, पार्ट 2 जो है उसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ J&K स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना। इसके अंदर सेक्शन 3 to सेक्शन 7 है। तो पार्ट 2 में सेक्शन 3 देखते हैं क्या है। सिंपल है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर्म की जाएगी, बनाई जाएगी। उसमें करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट आएगा, लेकिन वो विदाउट लेजिस्लेचर होगा। कितना सा आसान है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 3 बोलता है यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो बनाई जाएगी। उसमें कौन कौन आएगा? करगिल डिस्ट्रिक्ट, लेह डिस्ट्रिक्ट, और यूटी ऑफ लद्दाख का लेजिस्लेचर नहीं होगा। सेक्शन 4 क्या बोलता है?
यूटी ऑफ जे एंड के जो है उसमें अदर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे इनके अलावा, कारगिल या लेह के अलावा जो भी एरियाज हैं, मतलब इन शॉर्ट जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आएंगे यूटी ऑफ जे एंड के में। और यूटी ऑफ जे एंड के होगा विद लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब यहां पे है लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख की नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के है। ओके, इस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 5 बोलता है गवर्नर ऑफ स्टेट जो है ना वो अब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख। अब गवर्नर नहीं होगा स्टेट का, अब होगा एलजी, यूटी ऑफ जे एंड के और यूटी ऑफ लद्दाख का एलजी होगा, जिसको जिसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ये बातें आपको याद रखनी है। 6th शेड्यूल बोलता है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि पहला शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि ये वाला एक्ट, ये तो जे का एक्ट था जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, जो शेड्यूल के बारे में, जो शेड्यूल के बारे में आपने देखा कल के लेक्चर में भी देखा आपने। तो सुनो मेरे दोस्तों, सुनो, मैं ये बता रहा हूं कि इस एक्ट का शेड्यूल नहीं, इस एक्ट का शेड्यूल नहीं, ये बात कर रहा है अमेंडमेंट होगी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शेड्यूल पता है क्या बोलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शेड्यूल बोलता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। यूटीज का नाम और स्टेट्स का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शेड्यूल लिखता है। उसमें चेंज आएगी। कहां पे क्या चेंज आएगी? उधर जो पहला स्टेट का नाम है उस स्टेट में एंट्री 15 डिलीट होगी। क्यों? क्योंकि एंट्री 15 में जे एंड के का नाम था। अब तो जे एंड के स्टेट नहीं है ना, उधर से वो डिलीट होगी। तो एंट्री 50 डिलीट हुई, 15th डिलीट हुई, लेकिन एंट्री 16 से लेके 29 रिन नंबर हुई, चेंज हुआ उनका नंबर फ्रॉम 16 से लेके 29, अब है 15 से लेके 28। सर इसका मतलब क्या? और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सुनो भाई मेरे 1 2 3 4 स्टेट्स का नाम है, स्टेट्स का नाम है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स का नाम है 1 2 3 4 5। अब 15th नंबर ऐसा था जिसमें जे एंड के का नाम था, जे एंड के का स्टेट का नाम था। अब जब जे एंड के की स्टेट का नाम डिलीट हुई तो जो ये 16 17 18 19 बाकी नंबर्स थे अप टू 29 ये जो है ना इनका नंबर तो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15th जे एंड के डिलीट हुई, अब 16 इधर आएगा, 17 इधर आएगा, 18 इधर आएगा, एक स्टेप पहले आएगा, है ना? क्योंकि 15 में खाली जगह नहीं लिखेंगे। अगर 16 में फॉर एग्जांपल गोवा है, अगर 16 में फॉर एग्जांपल सिक्किम है, शायद यही है, मुझे याद नहीं, लेकिन अगर 16 में एग्जांपल दे रहा हूं सिक्किम है तो वो इधर आएगा। इन शॉर्ट जो 16 से लेके 29 है ना उनका नंबर चेंज हो जाएगा। 16 वाला 15 पे आएगा और 29 वाला 28 पे आएगा। अब 16 से लेके 29 नहीं, 15 से लेके 28 होगा बाकी का नंबर। 16 से लेके 29 जो एंट्रीज है ना, जो नंबर्स है ना, वो एंट्रीज हो जाएंगे अब कन्वर्ट इनटू 15 से लेके 28। समझ आया ना? क्योंकि 15 वाला डिलीट हुआ तो 16 अब 15 की जगह आएगा और ऐसे ऐसे 29 वाला अब 28 की जगह आएगा। ठीक है ना? ओके, क्योंकि 15 वाला जे एंड के आया उधर ये आया। आ गया आपको समझ? स्टेट्स का तो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है यूटीज में भी चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि जे एंड के तो स्टेट नहीं रहा इसलिए डिलीट हुआ यहां पे एंट्री 15, लेकिन यूटीज में तो एंट्री ऐड हो जाएगी ना। तो मेरे दोस्तों सेकंड पॉइंट है यूटीज का। ये हम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं क्या चेंजेस आए। फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट जो आई वही हम देख रहे हैं। तो सुनो यूटी जो है ना सेकंड पॉइंट, उसमें 8वें नंबर पे जे एंड के यूटी आया और 9th नंबर पे 9th एंट्री लद्दाख का यूटी आया। तो लद्दाख का यूटी और जे एंड के का यूटी ऐड हुआ यूटीज में। इन शॉर्ट अगर आपको सवाल आए आप बताइए इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आई, आप बताइए वहां पे जो स्टेट्स थे उनमें एंट्री 15 डिलीट हुई कि ऐड हुई? भाई स्टेट्स से एंट्री 15 जे एंड के डिलीट हो जाएगा ना, यूटीज में तो ऐड हो जाएगा ना। जे एंड के यूटी कौन सी एंट्री में ऐड हुआ? यूटीज में 8वें एंट्री में। लद्दाख यूटी कौन से एंट्री में ऐड हुआ? 9th एंट्री में। यूटीज की कैटेगरी में एडिशन हुआ, स्टेट्स की कैटेगरी में डिलीट हुआ। ओके। आप बोलोगे सर 8वें और 9वें नंबर पे लद्दाख और जे एंड के आएगा। सर फिर 9th के बाद जो नंबरिंग थी ना वो रिशफल क्यों नहीं हुई? नंबर क्यों नहीं हुआ? रिन नंबर क्यों नहीं हुआ?
मेरे दोस्तों ये लास्ट में है, 8वें और 9वें लास्ट, इसके बाद कोई नहीं है। यूटी नाउ इज यूटी, जो यूटी का नंबर 9 ही है। ओके ओके। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ये आपको देखना है पार्ट 3, है ना। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, सबसे बेहतरीन पार्ट, सबसे बेहतरीन सेक्शन 7 मैं भूल गया आपको बताना। ये सबसे अच्छा सेक्शन है, सबसे बेहतरीन है। सुनो क्या बोलते हैं ये। बोलते हैं कि हम इस पार्ट 2 के अंदर जो सेक्शन 7 है उसमें हम पावर सेव कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे का। लद्दाख की बात नहीं है। तो यूटी का, क्योंकि जे यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जे यूटी में गवर्नमेंट भी होगी ना। अरे लेजिस्लेचर जिसका है उसी का तो गवर्नमेंट है। लद्दाख में तो गवर्नमेंट नहीं है, लद्दाख में तो सेंट्रल गवर्नमेंट है डायरेक्टली। वहाँ पे स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। लद्दाख में लेजिस्लेचर है ही नहीं, लॉ मेकिंग बॉडी है ही नहीं। वहाँ पे स्टेट, वहाँ पे उनका वो गवर्नमेंट होगा नहीं फिर, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही गवर्नमेंट बनता है। लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर में ही गवर्नमेंट बनता है। लेजिस्लेचर में ही मिनिस्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं। लेजिस्लेचर में ही सीएम होता है जो कि गवर्नमेंट बनाता है। इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट, लद्दाख की बात नहीं है, जे की बात है। क्या बात कर रहे हैं भाई, हम पावर देंगे गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे के पावर सेव करेंगे। क्या सेव करोगे पावर, बता रहे हैं सेक्शन 7 बोल रहा है कि जो ये 3 से 6 तक आपने पढ़ा, लद्दाख बनाया, जे के यूटी बनाया, गवर्नर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आई, जो आपने ये सब पढ़ा, ये इन सब की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पावर ऑफ जे के यूटी गवर्नमेंट पे। कैसे, ये बताया गया है इस सेक्शन में कि यूटी गवर्नमेंट के पास पावर होगा इस एक्ट के बाद, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, कि वो अल्टर कर सकते हैं नाम, एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कि जे का है, लद्दाख का नहीं, लद्दाख का नहीं, जे के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। जे यूटी में कोई भी एरिया है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिवीजन है, कहीं पे भी कुछ भी है, वहां पे जे गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो फिर से अपना नाम, एरिया या बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। तो थोड़े से यहाँ पे जे यूटी गवर्नमेंट को बताया गया कि आपके पावर सेफ है। ऐसा नहीं कि हमने ये बना दिया तो बात ख़त्म। ये चीज़ें जो है ना, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा आपके पावर को। आपके पावर जो है ना वो आपके पावर जो है ना दोस्तों, ये समझा रहा है सेक्शन 7 में, जो ये एक्ट है बोल रहा है जे को कि आपके पावर जो है ना वो सेफ है, आप कर सकते हो नेम, एरिया या बाउंड्री चेंज आप कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे 7th सेक्शन थोड़ा सा पावर दे रहा है जे को। अब सुनो आगे, यहाँ पे दे रहा है, कहीं पे मत छीन रहा है। हम पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अभी आपको आधी ही पिक्चर समझ आ रही है। मैं आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट पढ़ाया था क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था पंचायती राज एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें फिर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सेक्शन नंबर भी साथ साथ दिया करो। तो मैंने इस बार सोचा चलो मैं बराबर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही चलूँगा, सेक्शंस के हिसाब से ही चलूँगा। वैसे भी कवर हो जाती सारे, अगर मैं डायग्राम वायग्राम बनाता, और ऐसे भी कवर हो जाएंगे। और मैं लास्ट में डायग्राम बनाऊंगा ज़रूर, मुझे ऐसा मज़ा नहीं आता। अब मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ा के एक लेक्चर आपको लास्ट में दूंगा ना, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा। उसमें मैं डायग्रामेटिक अंदाज से कुछ समझाना चाहूँगा आपको, जिसमें एक ही पेज पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सुनो, पार्ट 3 जो है, लेकिन वो समझ नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसी अंदाज से होगा। ये पढ़ो, अभी ये काटना नहीं वीडियो और बोलोगे बस सर लास्ट में देगा एक वीडियो में सारा, तो वही पढ़ेंगे ना, साथ साथ पढ़ो, सेक्शंस को याद रखो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है। पार्ट 3 जो है मेरे दोस्तों, वो है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ये पार्ट 3। कौन सा लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात आई तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहा, राज्यसभा के बारे में बात कर रहा, हाउस ऑफ पीपल की बात हो रही है, लोकसभा के बारे में बात हो रही है। और भी बातें नीचे हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 8 से लेके 57। अगर ये आपने खत्म किया पार्ट 3, तो आपका मेजर पोर्शन इस एक्ट का खत्म हुआ। अरे भाई 57 सेक्शंस आपके खत्म हुए। टोटल सेक्शंस देखो ना कितने हैं, आधा आधा तो खत्म हुआ आपका। ठीक है, ओके। अब मैं आपको समझाऊंगा पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले 8वां और 9वां सेक्शन जो है वो है रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा। ठीक है, तो वो हम पहले पढ़ेंगे। 8वां सेक्शन क्या बोल रहा है, रुको एक सेकंड पानी पीऊंगा। तो हम यहां तक पहुंचे, सुनो।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के बारे में बातें हैं क्या? 8वां शेड्यूल बोलता है, सॉरी 8th सेक्शन बोलता है अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में यही बात है कि राज्यसभा में कौन से कितना नॉमिनेट होंगे मेंबर, कहां से क्या आएगा। इन शॉर्ट 4th शेड्यूल जो राज्यसभा के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है, वहां पे अमेंडमेंट होगी, चेंज होंगी। 8वां सेक्शन ऑफ पार्ट 3 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलता है ये। तो सुनो, वहां पे एंट्री 21 डिलीट हुआ। और एंट्री 21 क्यों डिलीट हुआ? क्योंकि एंट्री 21 था J&K के बारे में, ठीक है ना। और एंट्री 22 से लेके 31 अब चेंज हुआ, रीनंबर्ड हुआ इनटू 21 से लेके 30। और ये आपको पता होगा क्यों, कैसे, ये आपको पता होगा भाई। जब 21 है, 22 है, 31 है, 21 वाला डिलीट हुआ है ना, 21 डिलीट हुआ, 22 है, यहां पे 23, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। जब 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 31 है, 21 जब मेरे दोस्तों डिलीट हुआ, तो ये 22 से लेके 31 जो है ये रीन नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये आपको समझ आ गया, आपको पिछले लेक्चर में भी, पिछले पार्ट में भी ये 22 से लेके 32 अब बनेगा 22 से 21 और 31 से लेके 30। ओके 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 ओके। अभी दोस्तों जब 21 से 30 तक फुल हो गया तो लास्ट पे आएगा J&K, लास्ट पे। तो एंट्री 31 पे अब है लास्ट पे J&K। अगर सवाल आए, आप बताइए कि जो 4th शेड्यूल है वहां पे अमेंडमेंट हुई रीऑर्गेनाइजेशन, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से, और आप बताए वहां पे जो अमेंडमेंट हुई, क्या अमेंडमेंट हुई, कहां पे J&K ऐड हुआ या डिलीट हुआ, और कहां पे J&K ऐड हुआ? एंट्री 21 में J&K डिलीट हुआ, एंट्री 31 में J&K ऐड हुआ, ठीक है ना। वैसे इतने डीप क्वेश्चंस पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ भी सकता है, और आपको तैयार रहना है हर बात के लिए। अगर आपको एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है, आपको रहना है तैयार। सवाल अगर आए, आप बताए J&K का नाम इस 4th शेड्यूल में कहां पे है? आप ये भी बोल सकते हो लास्ट पे है, अभी के लिए लास्ट पे है, 31 जगह वहां पे है। ओके चलो, फिर है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है कि 4 मेंबर जो हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में आएंगे। 4 मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में या राज्यसभा में आएंगे, और वो आएंगे J&K से। और दोस्तों जो 4 मेंबर हैं जो राज्यसभा में होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होंगे 4 मेंबर, वो स्टेट ऑफ J&K से अब नहीं है, वो यूटी ऑफ J&K से अब है। इन शॉर्ट अब स्टेट नहीं रही, अब यूटी रही। तो जो ये 4 मेंबर है राज्यसभा के, वो J&K स्टेट से नहीं है, वो यूटी ऑफ J&K से है। ये समझाने के लिए ये 9th सेक्शन का पहला पॉइंट है। 9th सेक्शन का दूसरा पॉइंट है, अब जो ये राज्यसभा में लोग हैं, J&K स्टेट की बात नहीं, J&K यूटी की बात। 4 मेंबर जो राज्यसभा में हैं वो अब स्टेट के नहीं है, वो अब यूटी के हैं। और जो ये 4 मेंबर हैं राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो 4 मेंबर है, उनकी टर्म जो है वो अनअल्टर्ड रहेगी। उनकी टर्म जो है वो सिटिंग मेंबर्स जो है राज्यसभा में, वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वहां पे जो सिटिंग मेंबर्स है, मतलब है वहां पे मेंबर्स प्रेजेंट है राज्यसभा में मेंबर्स, वो ऐसा नहीं कि रिऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनको हटा देंगे राज्यसभा में ना, वो वहां पे हैं, वहां पे ही रहेंगे, और उनका टर्म अनअल्टर्ड है। ऐसा नहीं कि उनको बोलेंगे भाई आप J&K का यूटी बना, अब आपको बस 2 दिनों की एक छुट्टी है, 2 दिनों के बाद आप जाओ यहां से राज्यसभा से। अच्छा, आपकी टर्म ये थी, आपको इस टर्म तक रहना था, अब आप जाओ। तो उनकी टर्म अनअल्टर्ड रहेगी, मतलब वो पहले थे राज्यसभा में ही होंगे, कोई फर्क नहीं उनको पड़ा, बस इतना ही उनको फर्क पड़ा। अब उनको ये नहीं बोला जाएगा कि आप J&K स्टेट से राज्यसभा में मेंबर्स हो, क्योंकि J&K स्टेट से हर स्टेट से राज्यसभा में मेंबरशिप है ना, हर स्टेट से राज्यसभा में लोग जाते हैं ना। अब उनको ये नहीं बोलेंगे मुझे एक बात बताओ, क्या हर यूटी से राज्यसभा में मेंबर जाते हैं? हर यूटी से नहीं, जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जैसे J&K में है और लद्दाख में नहीं है, तो लद्दाख से नहीं होगा। जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन कौन सी यूटी है वो? दिल्ली है, पौंडीचेरी है, और अब J&K है, लद्दाख नहीं, बाकी के यूटीज भी नहीं है। जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहीं से राज्यसभा में लोग जाते हैं, और स्टेट से भी जाते हैं। हर स्टेट से राज्यसभा में जाते हैं मेंबर्स, और कुछ यूटीज जिनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, उधर से भी राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में ये जो 4 मेंबर है ना,
4 मेंबर है ना, वो यूटी ऑफ JNK से हैं। लद्दाख की बात यहाँ नहीं है। लद्दाख का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उधर से कोई भी राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो बताया जा रहा है सेक्शन 9 में कि जो राज्यसभा के मेंबर है वो वहीं के वहीं रहेंगे, बस इतनी ही फर्क है, इतनी सी ही फर्क है। अब उन राज्यसभा के मेंबर्स को ये नहीं बताया जाएगा कि वो स्टेट ऑफ JNK से हैं, अब बताया जाएगा कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK से हैं। बस इसका मतलब ये है, और उनका टर्म अनअल्टर्ड रहेगा। जो वहां पे हैं वो वैसे ही है राज्यसभा में, फर्क नहीं पड़ेगा उनको स्टेट से यूटी जब बनाया गया। तो सुनो अब आगे। अब है लोकसभा के बारे में। हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो है, लोअर हाउस जो है, हाउस ऑफ पीपल जो है, उसके बारे में बात है। उसमें 6 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर और 1 मेंबर। क्योंकि हाउस ऑफ पीपल जो है उसमें हर एक की रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे स्टेट हो या चाहे यूटी हो। यूटी का अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है जैसे लद्दाख, उधर से भी होगी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि लद्दाख का 1 मेंबर जाएगा लोकसभा, और JNK का 5 मेंबर जाएंगे लोकसभा, और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा के लिए, मतलब 5 बंदे जाएंगे JNK से लोकसभा, 1 बंदा जाएगा लद्दाख से लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। सुनो अब 10th सेक्शन बोलता है 5 सीटें होंगी यूटी ऑफ JNK के लिए, और 1 सीट होगी यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। कहां जाएंगे ये सीट्स? किधर होंगी ये सीट्स? कहां जाएंगी ये सीट्स? मतलब किधर होंगी ये सीट्स? हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। एक सेकंड ऐसे रहिए। हाँ बोलो तुम। और इस 10th सेक्शन की वजह से, जिसमें यूटी ऑफ JNK के लिए 5 और लद्दाख के लिए 1, इस 10th सेक्शन की वजह से कहां जाएंगे? लोकसभा में। इस सेक्शन की वजह से अमेंडमेंट हुई, चेंज हुई। कहां पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वाला, 1950 के फर्स्ट शेड्यूल में। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आई इस 10th सेक्शन की वजह से। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है मेरे दोस्तों? यहां पे इतना याद रखना है कि ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये क्या बोलता है? ये बोलता है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स क्या होने चाहिए, जो वोट, ये इलेक्शन के रिलेटेड की बातें हैं। वोटर्स क्या है, इतना ही नहीं, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन के रिलेटेड बातें हैं। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिट करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री डिसाइड करना, उसके लिए है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कितने सीट्स जाएंगे पार्लियामेंट, कितने सीट्स जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ये मेन 4 बातें हैं इसकी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी है। कहीं आप ये नहीं सोचना कि गलत किया सर ने। 1950 वाला ये 4 बातें बोलता है। क्या क्या? क्वालिफिकेशन वोटर्स की, इलेक्टोरल रोल्स के बारे में, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मत याद रखो, बस ऐसे ही बता रहा हूं। और 1951 याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही बात बता रहा हूं। इधर से सवाल नहीं आएगा इस टॉपिक में। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी है, वो बताता है एक्चुअल कैसे होगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। वो चीज़ें बातें आपको याद नहीं रखनी जो मैंने अभी आपको बोली, बस इतना ही याद रखो। इलेक्शन के बारे में बात है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीट्स होंगी उसके बारे में बात है। उसका जो पहला शेड्यूल है ना, उस पहले शेड्यूल में चेंज आई। कैसे चेंज आई? जब ये बताया गया कि 5 सीट्स JNK से आएंगे और 1 सीट लद्दाख से आएगी लोकसभा के लिए। ओके दोस्तों, 11th सेक्शन जो है वो बोलता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर भी अमेंड हुआ। देखो 1976 का जो ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर था, ये चेंज हुआ। इसमें भी अमेंडमेंट हुई, चेंज आई। हर जगह कहीं ना कहीं चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है मेरे दोस्तों लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें चेंज आएगी, उनके उस ऑर्डर में चेंज आएगी। क्यों? अब जब स्टेट था तो उधर से जाते थे बंदे, अब स्टेट से यूटी बना तो सारी बाउंड्री में इस पूरे अमेंडमेंट में चेंज आई ना। अब स्टेट के बदले यूटी नाम दो आ गए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर में जो अमेंडमेंट हुआ, उधर क्या हुआ, लोकसभा में अब जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यहाँ पे लोकसभा ही है, ये याद रखना। लोकसभा में जाएगा यूटी ऑफ JNK से 5, यूटी ऑफ लद्दाख से 1। और इस याद रखना आपको, ये याद रखना कि यूटी ऑफ JNK में 5 जाएंगे, यूटी ऑफ लद्दाख में 1 जाएगा। लोकसभा के बारे में बात ये 2nd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है।
कहाँ पे हैं? सेकंड शेड्यूल का बात करता है लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। ये याद रखना, ठीक है। शेड्यूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ना, तो याद करो। पहला शेड्यूल क्या बात करता था? राज्यसभा के बारे में। सेकंड शेड्यूल क्या बात करता था? लोकसभा के बारे में। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता था? जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। पहला शेड्यूल भी जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके, पहला शेड्यूल भी सिर्फ जेएंडके के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल जेएंडके भी और लद्दाख भी, क्योंकि सेकंड है लोकसभा, लोकसभा में दोनों का है। और थर्ड शेड्यूल है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके। फोर्थ शेड्यूल ओथ एंड एफर्मेशंस था। फिफ्थ शेड्यूल फिर बाकी लास्ट वाज कौन से अप्लाई होगा, कौन से अप्लाई नहीं होगा, बहुत आसान है। तो सुनो, ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि लोकसभा की बात सेकंड शेड्यूल में थी और लोकसभा की ही यहाँ पे बात कर रहा है सेक्शन 11 के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी ऑर्डर जो था कि कहाँ पे क्या डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन मतलब बाउंड्री डिसाइड करना कि इस एरिया से एक बंदा आएगा, इस एरिया से एक बंदा आएगा, ठीक है, ओके। अब इसी 11 का दूसरा पॉइंट, इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब यही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बात हो रही है, लोकसभा। तो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कंडक्ट करे इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल फॉर बोथ यूटी ऑफ जेएंडके भी, यूटी ऑफ लद्दाख भी। क्यों लद्दाख इस टाइम? क्यों? क्योंकि लद्दाख में लोकसभा में एक बंदा आता है, जेएंडके में लोकसभा में 5 बंदे आते हैं। लिखा है ये पॉइंट पहले ही मैंने सेक्शन नंबर 10 में, ये और ये। अब सेक्शन 12 बात करता है कि जो सिटिंग मेंबर है इस लोकसभा में जो मेंबर है वो आपको याद रखना है कि वो अब लोकसभा में जो मेंबर था वो जेएंडके से था, है ना। जेएंडके से लोकसभा में भी मेंबर है, लेकिन जेएंडके से लोकसभा में जो मेंबर हैं, अब ये नहीं बोला जाएगा कि वो जेएंडके स्टेट से है। अब बोला जाएगा वो लोकसभा के मेंबर या हाउस ऑफ पीपल के सिटिंग मेंबर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके से है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट ऑफ जेएंडके। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूटी है और यूटी ऑफ लद्दाख से है। स्टेट नहीं, यूटी बताया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 12 सिर्फ यूटी की बात करता है यहां पे, ओके। ये बताने के लिए कि आप स्टेट से नहीं आ रहे हैं लोकसभा में लोग, अब यूटी से आ रहे हैं। और जो लोकसभा में सिटिंग मेंबर हैं उनकी टर्म अनअल्टर्ड रहेगी। इस जेएंडके का बाइफर्केशन होने के बाद वो वैसे ही उधर का है, चाहे जेएंडके लद्दाख बना, जेएंडके बना और लद्दाख बना, 2 यूटीज बना, लेकिन इधर कोई चेंज नहीं आएगी। जो लोकसभा में मेंबर हैं उनकी टर्म अनअल्टर्ड रहेगी। इस एक्ट की वजह से उधर लोकसभा में कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ इतना बताया जाएगा कि राज्यसभा से जो मेंबर हैं वो जेएंडके यूटी से हैं और लोकसभा में जो मेंबर हैं वो जेएंडके यूटी और लद्दाख यूटी से हैं। यूटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टेट नहीं यूटी। इतना ही कहने का मतलब है, अब स्टेट से नहीं आ रहे हैं, अब यूटी से आ रहे हैं, बात खत्म। सेक्शन 13 जो है वो क्या बोलता है? आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलता है। आर्टिकल 239A मतलब अमेंडमेंट हुई है, यहाँ पे ए का मतलब अमेंडमेंट होता है। आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अब जो कि पुडुचेरी के लिए आर्टिकल 239A अप्लाई होता था, अब वो अप्लाई हो जाएगा यूटी ऑफ जेएंडके के लिए भी। आर्टिकल 239A जो है ना वो रिलेटेड था पौंडीचेरी के लिए, पौंडीचेरी के यूटी के लिए आर्टिकल 239A था। अब बोला गया अब यूटी ऑफ जेएंडके के लिए भी वही आर्टिकल होगा, उसी आर्टिकल के हिसाब से यूटी ऑफ जेएंडके के चीजें भी, प्रोविजंस भी आएंगे, उसी आर्टिकल के प्रोविजंस यूटी ऑफ जेएंडके के ऊपर भी अप्लाई होंगे, जिस आर्टिकल के प्रोविजंस ऑलरेडी अप्लाई थे पौंडीचेरी के ऊपर। तो पौंडीचेरी के साथ जेएंडके का मॉडल मिलता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, आपसे एक सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं? पूछता ही हूं। सुनो मेरे दोस्तों, आप मुझे बताओ पौंडीचेरी के मॉडल पे क्यों लिखा गया इसको? दिल्ली भी तो था, और दिल्ली का आर्टिकल कौन है? 239A और डबल ए है दिल्ली का। अब दिल्ली के बदले पौंडीचेरी क्यों? देखो दिल्ली का भी ए मतलब अमेंडमेंट से आया, दिल्ली का आया था 69th अमेंडमेंट एक्ट से, 1991 वाला। अच्छा, ये ए मतलब अमेंडमेंट, ये किस अमेंडमेंट से आया? हो सकता है इनडायरेक्ट सवाल पूछे, तो याद रखना यहां पे ये वाला पॉइंट लिखना। दिल्ली को छोड़ो, पौंडीचेरी के लिए जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
वही आर्टिकल के हिसाब से अब J&K को भी चला जाएगा। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये एक अमेंडमेंट से आया था। अब ये अमेंडमेंट शायद आ सकता है, अपने नोट में डाल देना, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। मैं कोई कोना नहीं छोड़ना चाहता। दिल्ली का तो नहीं आएगा, दिल्ली का तो अलग है, लेकिन शायद ये आए, क्योंकि जिस आर्टिकल के हिसाब से अब J&K को चला जाएगा, जो ऑलरेडी पौंडीचेरी जिस आर्टिकल के हिसाब से चलता है, वो किस अमेंडमेंट से आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। लिख लेना अपने नोट पे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 239, अमेंडमेंट नहीं है, ए नहीं है, आर्टिकल 239, वो बोलता है एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा J&K यूटी के लिए, और वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K यूटी। और J&K यूटी की बात यहाँ पे कर रहा है सेक्शन 14। सेक्शन 14 J&K यूटी की बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा J&K यूटी के लिए, वही होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसको बोला जाएगा, उसको गवर्नर नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K यूटी, ठीक है। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, ये आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी J&K यूटी के लिए, जो कि लद्दाख के लिए नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 सीट्स होंगे। ये हम 14th सेक्शन के ही सब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, और 14th सेक्शन ही बहुत बड़ा सेक्शन है। 14th सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, और इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट है सीट्स जो हैं J&K यूटी के लिए, सीट्स जो हैं दोस्तों J&K यूटी में कुछ सीट्स रखी जाएंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज़ के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड J&K के लिए। और जबकि वो उसको वापस मिलेगा इंडिया को, ऑक्यूपाइड जब इंडिया उसको वापस लेगा, तब फिर लोग उधर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बात है ना, ये बहुत खतरनाक बात है। बोल रहे हैं कि एक तो हम उनको वापस लेंगे, और वापस लेने के बाद उधर के लोग जो अभी पाकिस्तान में है वो फिर अपने सीट्स खुद से चुनेंगे। तो अभी कुछ सीट्स जो J&K यूटी के लिए हैं, J&K यूटी में जो कुछ सीट्स हैं 107 में, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज के लिए होंगे। और साथ में ये पॉइंट बता रहा है कितने सीट्स होंगे, तो 24 सीट्स वैकेंट रखे जाएंगे इनके लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन हो रहा है कि किधर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से किधर बंदा आएगा, 107 सीट्स को फिल करने के लिए किस जगह से कौन आएगी, सीट फिल हो जाएगी। देखो 107 मेंबर्स लाने हैं J&K यूटी से, तो हर एरिया तो देना पड़ेगा ना, इस एरिया से एक जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इन्हीं को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अभी डिलिमिटिंग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, अभी पाकिस्तान वाले एरियाज और पाकिस्तान वाले सीट्स एक्सक्लूड किए जाएंगे। और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन है जो भी है, वो पार्ट 5 ऑफ दिस एक्ट आपको अच्छी तरह पढ़ना है। आप दिस एक्ट, इसी एक्ट के पार्ट 5 में आपको मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे क्या बातें हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो ऑर्डर है 1995 वाला, वो अमेंड हुआ एज इन थर्ड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। पार्ट नहीं, थर्ड शेड्यूल है यहाँ पे। थर्ड शेड्यूल में आपको पता है पहले शेड्यूल क्या बात करता है, राज्यसभा के बारे में। सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है, लोकसभा के बारे में। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। वही ना, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का डिलिमिटेशन करना, कहाँ से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक इधर लिमिट बाउंड्री डिसाइड करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये एक ऑर्डर के हिसाब से होता था। ऑर्डर 1995 के हिसाब से वो अमेंडमेंट हुआ, और अब होगा कैसे, एज इन थर्ड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। जिस तरह से थर्ड शेड्यूल बोलता है उसी हिसाब से अब होगा। ओके, अब ये भी याद रखना, सीट्स रिजर्व की जाएंगी एससीज के लिए और एसटीज के लिए। कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K के लिए। देखो यूटी ऑफ J&K, अब सर हम बार बार J&K यूटी क्यों पढ़ रहे हैं? लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है दोस्तों। रिजर्व की जाएंगी SC ST की सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व करेंगे वो किस तरह से करेंगे, पॉपुलेशन के रेशो देख के, पॉपुलेशन का रेशो देख के SC ST का कितना पॉपुलेशन है। ये आपको कोई सवाल पूछे, आप बताइए भाई, ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ना SC और ST का, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? आप जवाब बोलोगे पॉपुलेशन ऑफ SC SC का देख के और टोटल पॉपुलेशन ऑफ J&K यूटी का देख के, उन्हीं का रेशो करके बताया जाएगा कितने सीट्स रिजर्व रखे जाएंगे SC SC के लिए। और कौन सी पॉपुलेशन ली जाएगी, सेंसस 2011 में जिसने पॉपुलेशन बताया किस एरिया का कितना है, उसी सेंसस को यहां पे बेस माना जाएगा, उसी सेंसस को यहां पे अकाउंट में लिया जाएगा। और एक पॉइंट क्या है, अच्छा जो 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 जो
रिजर्वेशन होगी SC ST के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो खत्म भी हो सकती है। कब खत्म होगी? ऑन द सेम डेट। किस डेट पे खत्म होगी? जब जब रिजर्वेशन SC ST का लोकसभा में खत्म होगा। और लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम, SC ST का रिजर्वेशन का सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 334। तो सुनो ये क्या बोलता है। ये बोलता है, जो आर्टिकल 334 बयान करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 334 जो बोलता है कि SC ST का रिजर्वेशन कितना होगा लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स में। तो उसी आर्टिकल के हिसाब से ये बातें बताई जा रही हैं कि उस आर्टिकल जो बयान कर रहा है इसके बारे में। और अगर 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 SC ST का रिजर्वेशन लोकसभा में खत्म होता है, सीज होता है, तो J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में भी SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा उसी दिन, उसी डेट पे। इन शॉर्ट लोकसभा में अगर SC ST का रिजर्वेशन खत्म होता है तो यहाँ पे उसी दिन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब है 9th पॉइंट, वो ये है कि सेकंड शेड्यूल जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 1950 वाला, उसमें भी चेंजेस आई। उसमें क्या चेंजेस आई? उधर जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स में डिलीट किया गया, एंट्री डिलीट की गई। कौन सी एंट्री डिलीट की गई? एंट्री 10 को डिलीट किया गया। और जब एंट्री 10 को डिलीट किया गया, आपको पता है बाकी की एंट्रीज़ का नंबर चेंज हो जाता है। 11 से लेके 29 एंट्री जो है उनका नंबर चेंज हुआ अब 10 से 28। तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। अब हमने देखा सिर्फ और यहाँ पे स्टेट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे 10th पॉइंट, तो आपको वहाँ पे बाकी यूटी के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था आपको। ओके बाय।